सन 1857 में जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया तो कैप्टन विलियम हुडसन तकरीबन 100 सिपाहियों के साथ मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए शहर से निकले। जब कैप्टन हुडसन ने हुमायूं के मकबरे का रुख किया तो उस वक़्त तक दिल्ली की सड़कों पर मौजूद किसी भी बागी ने उन पर गोली नहीं चलाई। विलियम हुडसन को यकीनन इस बात की फिक्र थी कि हुमायूं के मकबरे के आसपास मौजूद लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही खुद को कब्र के करीब मौजूद खंडरात में छुपा लिया। अमरपाल सिंह ने हाल ही में 1857 की बगावत पर दी सीज ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली का मुहासरा नामी किताब तहरीर की और फिलहाल वो लंदन में मुकीम हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हुडसन ने मज़ार के मरकज़ी दरवाजे से मलका जीनत महल से मुलाकात करने और शहनशाह को हथियार डालने पर आमादा करने के लिए अपने 2 नुमाइंदे मौलवी रजब अली और मिर्ज़ा इलाही बख्श भेजे। बादशाह जफ़र ने अभी तक हथियार डालने का इरादा नहीं किया था। 2 घंटों तक कुछ नहीं हुआ। हुडसन को फिक्र लाहक हो गई और सोचने लगे कि शायद उनके आदमियों को मकबरे के अंदर कत्ल कर दिया गया है। लेकिन फिर हुडसन के नुमाइंदे ये पैगाम लेकर बाहर आए कि बहादुर शाह जफ़र सिर्फ हुडसन के सामने हथियार डालेंगे और वो भी उस वक्त जब हुडसन बजाते खुद जनरल आर्चडेल विल्सन के वादे को उनके सामने दोहराएंगे और वो वादा ये था कि बादशाह की जान बख्शी कर दी जाएगी। बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने पुराने किले में पनाह ली और अंग्रेज़ों को शुरू से ही इस बात पर उलझन थी कि बहादुर शाह जफ़र को किसने और कब जान बख्शने का वादा किया था। इस सिलसिले में गवर्नर जनरल के अहकाम शुरू से ही वाज़े थे कि बागी चाहे कितना ही बड़ा या छोटा हो, अगर वो हथियार डालना चाहे तो उनके सामने कोई शर्त या हद नहीं रखी जाएगी। इब्तदा में जब अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए तो शहनशाह ने किले के अंदर अपने महल में रहने का फैसला किया। 16 सितंबर 1857 को खबर आई कि बरतानवी फ़ौज ने किले से चंद 100 गज के फासले पर बागियों के अड्डे पर कब्जा कर लिया है और वो किले में सिर्फ इसलिए दाखिल नहीं हो रहे कि उनके पास फ़ौजियों की तादाद कम है। 19 सितंबर को बादशाह ने अपने पूरे ख़ानदान और अमले के साथ महल छोड़ने और अजमेरी गेट के रास्ते पुराने किले में जाने का फ़ैसला किया। 20 सितंबर को अंग्रेज़ों को खुफिया तौर पर इतला मिली कि बादशाह बहादुर शाह जफ़र पुराने किले से निकलकर हुमायूं के मकबरे पहुंच गए हैं। एक तरफ तो अंग्रेज़ बागियों को बेरहमी से फांसी दे रहे थे, तो लेकिन वो बादशाह जफ़र की जान बख्शी के लिए क्यों तैयार थे। एक तो बहादुर शाह जफ़र बहुत बूढ़े थे और वो इस बगावत के बराए नाम रहनुमा थे। दूसरे अंग्रेज़ दिल्ली में दोबारा दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन शुमाली हिंद के दीगर हिस्सों में अभी तक लड़ाई जारी थी और अंग्रेज़ों को खौफ था कि अगर बादशाह मारा गया तो शायद बागियों के जज्बात भड़क उठें। चुनाचा विल्सन ने इत्फाक किया कि अगर बादशाह हथियार डाल दें तो उनकी जान बख्शी हो सकती है। विलियम हुडसन ने अपनी किताब टॉयलो एयर्स ऑफ सोल्जर्स लाइफ इन इंडिया में एक ऐनी शाहद बरतानवी अफसर की तरफ से अपने भाई को लिखे गए ख़त का हवाला देते हुए लिखा, मलका जीनत महल हुमायूं के मकबरे से सबसे पहले बाहर आई थी और उनके बाद बादशाह बहादुर शाह जफ़र पालकी में सवार निकले थे। हुडसन ने आगे बढ़कर बादशाह से हथियार डालने के लिए कहा। बादशाह जफ़र ने उनसे पूछा, क्या आप ही हुडसन बहादुर हो? क्या आप मुझसे किए गए वादे को मेरे सामने दोहराएंगे? कैप्टन हुडसन ने जवाब दिया कि हाँ, सरकार आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही है कि अगर आप हथियार डाल देते हैं तो आपकी जीनत महल और उनके बेटे की जान बख्शी कर दी जाएगी, लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई तो मैं इस जगह कुत्ते की तरह आपको गोली मार दूंगा। फिर बूढ़े बादशाह ने अपने हथियार हुडसन के हवाले किए, जो उन्होंने अपने अर्दली के हवाले कर दिए। बहादुर शाह जफ़र की नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थी। शहर में दाखिल होने के बाद बादशाह जफ़र को सबसे पहले बेगम सुमरो के घर में रखा गया और MH61 बटालियन के 50 सिपाहियों को उनकी निगरानी के लिए मुंतखब किया गया। कैप्टन चार्ल्स ग्रिफिथ इन अफसरान में शामिल थे जिन्हें बहादुर शाह जफ़र की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। बाद में उन्होंने अपनी किताब द नैरेटिव ऑफ द सीज ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के मुहासरे की दास्तान में लिखा, मुग़ल ख़ानदान का आखिरी नुमाइंदा बरामदे में एक सादा चारपाई पर रखे गद्दे पर आलती पालती मारे बैठा था। उनकी शक्लो सूरत में कोई अजमत वाली बात नहीं थी, सिवाय उनकी सफ़ेद दाढ़ी के जो कमर बंद तक पहुंच रही थी। दरमियाने कद के बादशाह अपनी उम्र के 80 साल गुजार चुके थे। वो सफ़ेद लिबास पहने हुए थे और इसी कपड़े की पगड़ी सर पर थी। उनके पीछे 2 नौकर मोर के पंखों से बने पंखे से हवा कर रहे थे। उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। उनकी नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थीं। उनसे 3 फुट के फासले पर एक अंग्रेज़ अफसर
दूसरे पलंग पर बैठा था। उसके दोनों तरफ 2 अंग्रेज सिपाही संगीनों के साथ खड़े थे। अफसर को हिदायत थी अगर शहनशाह को बचाने की कोशिश की जाए तो वो शहनशाह को वहीं अपने हाथों से गोली मार दें। हुडसन शहजादों की शनाख्त के लिए शाही खानदान के अफराद को ले गए। दूसरी तरफ बादशाह के पकड़े जाने के एक दिन बाद यानी 22 सितंबर को जनरल आर्चडेल विल्सन ये फैसला नहीं कर सके कि जिंदा बच जाने वाले शहजादों के साथ क्या किया जाए जो अभी तक हुमायूं के मकबरे के अंदर मौजूद थे। कैप्टन हुडसन का ख्याल था कि फरार होने की कोशिश करने से पहले इन्हें हिरासत में ले लिया जाना चाहिए। इन शहजादों में बागी फौज के सरबराह मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा खिजर सुल्तान और मिर्ज़ा मुगल के बेटे मिर्ज़ा अबू बकर शामिल थे। जनरल विल्सन की रजामंदी से हुडसन ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 100 फौजियों पर मुश्तमिल एक दस्ता तश्कील दिया जिसकी मदद लेफ्टिनेंट मैकडॉवल ने की। ये पूरी टीम घोड़ों पर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हुमायूं के मकबरे की तरफ रवाना हुई। हुडसन ने शाही खानदान के एक फ़र्द यानी बादशाह के भतीजे को अपने साथ ले जाने की तदबीर की थी। उनसे वादा किया गया था कि अगर वो इनके नुमाइंदे के तौर पर काम करेंगे और शहजादों को हथियार डालने पर आमादा करेंगे तो उनकी जान बख्शी कर दी जाएगी। इन्हें शहजादों की शनाख्त का काम भी दिया गया था क्योंकि हुडसन खुद किसी शहजादे को नहीं पहचानते थे। बहुत कोशिशों के बाद शहजादे हथियार डालने पर राजी हुए। हुडसन मकबरे से आधा मील पहले रुक गए। उन्होंने बादशाह के भतीजे और अपने सरबराह खुफिया अफसर रज्जब अली को शहजादों के पास ये पैगाम देकर भेजा कि वो गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दें वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। हुडसन अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके नुमाइंदे को शहजादों को हथियार डालने पर आमादा करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। आधे घंटे बाद शहजादों ने हुडसन को पैगाम भेजा कि क्या वो इन्हें कत्ल ना करने का वादा करते हैं। हुडसन ने ऐसा कोई वादा करने से इनकार किया और गैर मशरूत हथियार डालने का आदा किया। उसके बाद हुडसन ने शहजादों को उनके पास लाने के लिए 10 सिपाहियों की एक टीम भेजी। लेफ्टिनेंट मैकडॉवेल ने बाद में लिखा, थोड़ी देर बाद तीनों शहजादे बैलों के जरिए खींचे जाने वाले एक छोटे से रथ में बरामद हुए। इनके दोनों तरफ 5 सिपाही चल रहे थे। उनके बिल्कुल पीछे 2-3 हज़ार लोगों का हजूम था। इन्हें देखते ही मैं और हुडसन अपने सिपाहियों को पीछे छोड़कर उनसे मिलने के लिए अपने घोड़ों पर सवार आगे बढ़े। उन्होंने हुडसन के सामने सर झुकाया। हुडसन ने भी सर झुकाकर जवाब दिया और रथ चलाने वालों से कहा कि वो आगे बढ़ते रहें। हजूम ने भी उनके पीछे आने की कोशिश की लेकिन हुडसन ने हाथ दिखाकर इन्हें रोक दिया। मैंने अपने सिपाहियों को इशारा किया और एक ही लम्हे में उन्होंने भीड़ और रथ के दरमियान पोजीशनें संभाल लीं। हुडसन ने सिगरेट पीकर लापरवाह होने का तासुर दिया। शहजादों के साथ उनके हथियार और बादशाह के हाथी, घोड़े और गाड़ियां भी बाहर लाई गईं जो गुज़श्ता रोज़ बाहर नहीं आ सकी थी। शहजादों ने एक बार फिर पूछा, क्या उनकी ज़िंदगी बख्श दी जाएगी? हुडसन लिखते हैं, मैंने इसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया और इन्हें अपने सिपाहियों की निगरानी में शहर भेज दिया। मैंने सोचा कि जब शहजादे हथियार डाल चुके हैं तो क्यों न मकबरे की तलाशी ली जाए। वहाँ हमें 500 के करीब छुपाई गई तलवारें मिली। इसके अलावा बहुत सी बंदूकें, घोड़े, बैल और रथ भी मिले। मैकडॉवेल ने लिखा कि उनका वहाँ क़याम अब ख़तरे से ख्याली नहीं। फिर भी हम तकरीबन 2 घंटे तक वहाँ रहे। इस दौरान मैं सिगरेट पीता रहा ताकि इन्हें ये तासुर मिले कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। थोड़ी देर के बाद हुडसन और मैकडॉवेल अपने सिपाहियों से मिले जो शहजादों को उनकी निगरानी में शहर की तरफ ले जा रहे थे। हुडसन ने तीनों शहजादों पर 2-2 गोलियां चलाईं। हुडसन और मैकडॉवेल दोनों ने बाद में लिखा कि शहर वापस होते हुए इन्हें ख़तरा महसूस हुआ। अमरपाल सिंह का कहना है कि जब वो दिल्ली से 5 मील दूर थे तो हुडसन ने मैकडॉवेल से पूछा, इन शहजादों का क्या करना है? मेरे ख्याल में हमें इन्हें यहीं मार देना चाहिए। मैकडॉवेल ने जवाब दिया। हुडसन ने इन रथों को वहाँ रुकने का हुक्म दिया। हुडसन ने तीनों शहजादों को रथ से उतरने और अपने लिबास उतारने को कहा। कपड़े उतारने के बाद इन्हें दोबारा रथ पर बिठा दिया गया। उनके जेवरात, अंगूठियाँ, बाजूबंद और जवाहरात से जुड़ी तलवारें भी छीन ली गईं। हुडसन ने रथ के दोनों तरफ 5 सिपाहियों को तैनात किया। फिर हुडसन अपने घोड़े से उतरे और अपने कोल्ट रिवाल्वर से हर शहजादे पर 2-2 गोलियां चलाईं। वो सब के सब वहीं ढेर हो गए। शहजादों की लाशें अवामी मुकामात पर रख दी गईं। जब शहजादों को रथ से नीचे उतरने को कहा गया तो वो बड़े एतमाद के साथ नीचे उतरे। इन्हें एहसास था कि हुडसन अपनी ताकत के बलबूते पर इन्हें मारने की जिसारत नहीं कर सकता था। इसके लिए इन्हें जनरल विल्सन से इजाज़त लेना होगी। उन्होंने ये सोचकर अपने कपड़े भी उतार दिए कि शायद अंग्रेज़ इन्हें बगैर कपड़ों के दिल्ली की गलियों में जरील करना चाहते हैं।
تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے خواجہ سرا اور ایک دوسرے شخص نے، جس پر کئی لوگوں کو قتل کرنے کا الزام تھا، فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن میک ڈاویل اور اس کے سواروں نے ان کا پیچھا کر کے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا۔ میک ڈاویل نے بعد میں لکھا کہ تب تک 4 بج چکے تھے۔ ہڈسن ان شہزادوں کی لاشوں کو رتھ میں رکھتے ہوئے شہر میں داخل ہوا۔ ان لاشوں کو ایک عوامی مقام پر لے جا کر ایک چبوترے پر لٹکا دیا گیا تاکہ عام لوگ ان کے انجام دیکھ سکیں۔ ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، ان کی شرمگاہ صرف چند چیتھڑوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ان کی لاشیں 24 ستمبر تک وہیں پڑی رہیں۔ ہڈسن نے ایک خط لکھ کر اعتراف کیا کہ انہوں نے شہزادوں کو قتل کیا۔ ہڈسن نے بعد میں اپنے بھائی کو ایک خط لکھا: میں نے ہجوم میں کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 4 ماہ قبل زبردستی ہماری خواتین اور بچوں کو قتل کیا۔ سرکار نے انہیں ان کے کام کی سزا دی۔ میں نے خود انہیں یکے بعد دیگرے گولیاں ماری اور حکم دیا ان کی لاشیں چاندنی چوک میں کوتوالی کے سامنے چبوترے پر پھینک دی جائیں۔ میں ظالم نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ مجھے ان لوگوں کو مارنے میں بہت خوشی ہوئی۔ ان کی لاشوں کی نگرانی کے لیے کوک رائفل کے ایک گارڈ کو تعینات کیا گیا تھا۔ ان کی لاشیں 3 دن تک کوتوالی کے باہر پڑی رہیں، پھر انہیں نہایت بے عزتی کے ساتھ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شاید اس کی وجہ انتقام ہو، کیونکہ 3 ماہ قبل باغیوں نے انگریزوں کی لاشیں اسی حالت میں اسی جگہ رکھ دی تھی تاکہ دلی کے لوگ انہیں دیکھ سکیں۔ 27 ستمبر کو بریگیڈیئر شاور کو ایک دستے کے ساتھ باقی 5 بچ جانے والے شہزادوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس دوران شاورز نے 3 اور شہزادوں مرزا بختاور شاہ، مرزا مینڈو اور مرزا جواں بخت کو حراست میں لے لیا۔ اکتوبر کے اوائل میں بادشاہ کے مزید 2 بیٹوں کو پکڑ کر گولی مار دی گئی۔ ان دونوں نے انگریزوں کے خلاف باغی فوج کی قیادت کی تھی اور ان پر انگریزوں کے قتل عام کا الزام تھا۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب ان شہزادوں کو فائرنگ سکواڈ کی طرف سے گولی ماری جا رہی تھی تو 60 رائفل والوں اور کچھ گورکھا سپاہیوں کی طرف سے چلائی جانے والی گولیاں یہاں تو ان شہزادوں کو لگی نہیں یا صرف انہیں زخمی کر سکیں، لیکن اس کے بعد ایک پرو ویسٹ سارجنٹ نے ان شہزادوں کے سر میں گولی مار کر ان کی زندگی خاتمہ کر دیا۔ لیکن کرنل E.L. اومنی نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ گورکھا سپاہیوں نے جان بوجھ کر شہزادوں کے جسم کے نچلے حصوں میں گولیاں چلائیں تاکہ انہیں زیادہ تکلیف پہنچے اور وہ دردناک موت مریں۔ اس وقت انہیں گندے کپڑے پہننے کے لیے مجبور کیا گیا، لیکن انہیں اپنی موت کا بہادری سے سامنا کیا۔